पहलगाम हमले के बाद भारत के सबसे जबरदस्त पलटवार ऑपरेशन सिंदूर का 1 महीना हुआ है और इस दौरान पाकिस्तान से लेकर दुनिया ने भारत के गुस्से की भी तस्वीर देखी है, भारत के विकास की भी तस्वीर देखी है। इन 1 महीनों में क्या क्या बदला है दुनिया में, इन 1 महीने में भारत का कैसा कैसा रूप नजर आया है और पाकिस्तान कैसे धीरे धीरे और विनाश की तरफ बढ़ता हुआ नजर आया है, आज वो पूरी तस्वीर आपको हम दिखाएंगे। हम श्रद्धा भाव से कहते आए हैं, कश्मीर से कन्याकुमारी, ये अब रेलवे नेटवर्क के लिए भी हकीकत बन गया है। ये रेल लाइन प्रोजेक्ट ये सिर्फ नाम नहीं है, ये जम्मू कश्मीर के नए सामर्थ्य की पहचान है। 46,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट जम्मू और कश्मीर के विकास को नई गति देंगे। ये भी हकीकत है, जितने अच्छे काम है ना, तो मेरे लिए ही बाकी रहे। ऑपरेशन सिंदूर के 1 महीना पूरे होने पर इससे बेहतर तस्वीर और कुछ नहीं हो सकती थी। ये तस्वीर है भारत के प्रधानमंत्री की, ये तस्वीर है दुनिया के सबसे ऊंचे पुल की, ये तस्वीर है बुलंदियों पर लहरा रहे तिरंगे की। हमारी सरकार ने चुनौती को ही चुनौती देने का रास्ता चुना है। ये दिखाता है विकसित भारत का सपना जितना बड़ा है, उतना ही बुलंद हमारा हौसला है, हमारा सामर्थ्य है। अब हम क्यों कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के 1 महीना पूरे होने पर इससे बेहतर कोई और तस्वीर नहीं हो सकती थी, वो आपको समझाते हैं। ये तस्वीर कश्मीर के रियासी जिले में बने चिनाब पुल की है, जिसकी ऊंचाई एफिल टावर से भी ऊंची है, लेकिन यहां से निकला संदेश दुनिया की हर ऊंचाई से ऊंचा है। चिनाब ब्रिज दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज है। लोग फ्रांस में, पेरिस में एफिल टावर देखने के लिए जाते हैं और ये ब्रिज एफिल टावर से भी बहुत ऊंचा है। इसी कश्मीर की अवैध चाहत में पाकिस्तान दशकों से आतंकी साजिशें रचता है। इसी कश्मीर में रची पहलगाम साजिश के जवाब में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया। ऑपरेशन सिंदूर के ही अगले चरण के तौर पर इसी कश्मीर को लेकर भारत ने दुनिया को स्पष्ट बताया कि यह हमारा कश्मीर है। प्रधानमंत्री मोदी का आत्मविश्वास और तिरंगे का लहराना ऐलान है भारत का कि जो इसकी तरफ बुरी नीयत से आंख उठाएगा वो मिट्टी में मिला दिया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर के पिछले 1 महीने में भारत ने पाकिस्तान का खेल तमाम किया। दुनिया को पाकिस्तान की साजिशें सबूत के साथ दिखाई, लेकिन इसके साथ साथ भारत के विकास की गति को मध्यम नहीं पड़ने दिया। ऑपरेशन सिंदूर के 1 महीने की कार्रवाई में पाकिस्तान पानी के लिए गड़गड़ा रहा है, भारत से बातचीत के लिए तड़प रहा है, भारत के हाथों अपनी पिटाई का रोना दुनिया को सुना रहा है, अपने आतंकवादी चरित्र को खुद दुनिया के सामने ला रहा है।
भारत ने इस एक महीने में पाकिस्तान को वो सजा दी है जो उसे जब जब याद आएगी तब तब उसके जख्म हरे हो जाएंगे। उसका हर मंसूबा फेल हो गया। याद कीजिए, एक महीने पहले, ठीक एक महीने पहले 6 मई की वो रात पाकिस्तान के आतंकियों पर कयामत बरसी थी। अब पाकिस्तान कभी भी ऑपरेशन सिंदूर का नाम सुनेगा तो उसे अपनी शर्मनाक शिकस्त याद आएगी। भारत से मिली मार पाकिस्तान को कभी चैन से सोने नहीं देगी। भारत पाकिस्तान को कई मोर्चों पर मारता भी रहा और देश के अंदर विकास के पथ पर आगे भी बढ़ता रहा। चुनावों की प्रक्रिया चलती रही, तरक्की के रास्ते खुलते रहे, देश हित के नीतिगत फैसले लिए जाते रहे। धारा 370 के बाद से भारत ने पूरा प्रयास किया कि जम्मू कश्मीर में जिस विकास की आवश्यकता थी वो विकास हो। और अब तो सबसे ताजा तस्वीर जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद कटरा से लेकर श्रीनगर तक की रेल लाइन के दौरान नजर आई, वो दुनिया के सबसे ऊंचे आर्च ब्रिज के तौर पर भी, और उसके साथ ही ये पूरी सरपट दौड़ती रेल भी विकास का एक बहुत बड़ा पर्याय है इस पूरे क्षेत्र में। अब से ठीक एक महीने पहले इसी तारीख को भारत ने पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर के पराक्रम का स्वाद चखाया। तब दुनिया हैरान रह गई थी। भारत ने जिस तरह ऑपरेशन को अंजाम दिया वो दुनिया के लिए अभूतपूर्व था। भगवान राम और उनके कुल की रीति क्या थी? प्राण जाए पर वचन न जाई। मैंने बिहार की धरती से वचन दिया था, आतंक के आकाओं के ठिकानों को मिट्टी में मिला दिया जाएगा। आज जब मैं बिहार आया हूं तो अपने वचन पूरा करने के बाद आया हूं। ऑपरेशन सिंदूर के ठीक एक महीने बाद उसी तारीख को ये तस्वीर फिर दुनिया को हैरान कर रही है। इस बार पराक्रम है, लेकिन भारत की ताकत का, भारत की अविस्मरणीय इच्छा शक्ति का। भारत ने दुनिया का सबसे ऊंचा पुल बनाकर इतिहास रच दिया। वजीर आजम साहब, इस रेल के ख्वाब बहुत लोगों ने देखे। यहां तक कि कश्मीर को बाकी मुल्क के साथ जोड़ने का ख्वाब अंग्रेजों ने भी देखा था, लेकिन वो पूरा कर नहीं पाए। उनका ख्वाब था कि उड़ी झेलम के किनारे जो है वो रेल लाके कश्मीर को बाकी मुल्क के साथ जोड़ें। लेकिन आज जो अंग्रेज पूरा नहीं कर पाए वो आपके हाथों पूरा हुआ और जम्मू कश्मीर, कश्मीर की वादी को बाकी मुल्क के साथ जोड़ दिया गया। यह पुल एलओसी के बेहद नजदीक है, जो सीधे तौर पर चीन की चालाकियों और पाकिस्तान की साजिशों के जवाब में भारत के लिए दूरबीन का भी काम करेगा और सैन्य रणनीति के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। बरसों की मेहनत से उन्होंने आतंक की जो इमारतें बनाई थी वो कुछ ही मिनटों में खंडहर में बदल गई है। और ये देख पाकिस्तान बुरी तरह बौखला गया और उसने अपना गुस्सा जम्मू के, पूंछ के दूसरे जिलों के लोगों के पर भी निकाला। यहां के नौजवानों को सपने पूरा करने से कोई भी बाधा अगर रुकावट बनती है तो उस बाधा को
पहले मोदी का सामना करना पड़ेगा। 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी ने इस पुल की शुरुआत की थी, जिसे पूरा होने में 22 साल लगे और पुल के बनते ही पहली बार कश्मीर तक पहुंचाने वाली रेल सेवा भी शुरू हो गई। ये केवल एक ट्रेन नहीं, एक बहुत बड़ा संदेश है न केवल समूचे हिंदुस्तान को बल्कि भारत के हर एक दुश्मन को कि देखिए, हम अपनी सुरक्षा भी कर सकते हैं, हम पलटवार भी कर सकते हैं और हम अपने देश का विकास भी कर सकते हैं। जम्मू और कश्मीर के क्षेत्र को के लिए एक तरीके से ये एक बहुत अहम कड़ी है, लाइफलाइन भी आप कह सकते हैं। सड़क मार्ग से रास्ता तो है दोनों जगहों के बीच, लेकिन जब वो मौसम के कारण अवरुद्ध होंगे तो ये जो ट्रेन है, ये जिसे सेमी हाई स्पीड इस समय कहा जा रहा है, ये ट्रेन बहुत ही निर्णायक भूमिका निभाएगी। चिनाब रेल ब्रिज पर इस समय गुजर रहे हैं। तिरंगों से कितनी खूबसूरती के साथ सजा हुआ 1315 मीटर इसकी कुल लंबाई, लेकिन सबसे बढ़कर जो चीज है वो है इसकी ऊंचाई जो है 259 मीटर। नीचे बहती हुई नदी मैं तो देख सकती हूँ, शायद कैमरे की नजर से आपको ना दिखा पाऊं इस समय, लेकिन फूलों से सजा हुआ, तिरंगों से सजा हुआ ये चिनाब रेल ब्रिज इतिहास का साक्षी आज बन रहा है। ये बेहद खूबसूरत घाटी जहां पर चारों ओर बस पहाड़ ही पहाड़ दिख रहे हैं और उस ऐतिहासिक चिनाब रेल ब्रिज से हम इस समय गुजर रहे हैं। जितनी ऊंचाई वाला कोई रेल ब्रिज, कोई आर्च ब्रिज नहीं है इस पूरी दुनिया में। 130 साल पहले डोगरा शासकों ने जम्मू कश्मीर में ट्रेन का ख्वाब देखा था, अब वो भी पूरा हो गया। जम्मू कश्मीर का ये विकास पीओके के लोग देखते होंगे तो अपनी किस्मत को कोसते होंगे और उस घड़ी को कोसते होंगे जब वो पाकिस्तान के कब्जे का हिस्सा बने। न रोटी, न पानी, न सुविधाएं, न पहचान, बस जिल्लत की जिंदगी और पाकिस्तान के साथ चीन की फौजियों के जुल्म ही नसीब। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान अब तक संभल नहीं पाया है, लेकिन भारत दोषियों को दंड देने के बाद तय कार्यक्रमों को पूरा करने में जुट गया। इसी बीच प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात के दाहोद में भारत के पहले 9000 HP इलेक्ट्रिक इंजन का अनावरण किया, जो मेक इन इंडिया और रेलवे आधुनिकीकरण के मामले में बड़ी छलांग है। आज भारत रेल, मेट्रो और इसके लिए जरूरी टेक्नोलॉजी खुद बनाता भी है और दुनिया में एक्सपोर्ट भी करता है। और हमारा ये दाहोद इसका जीता जागता प्रमाण है। थोड़ी देर पहले यहां हजारों करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ। इस पे सबसे शानदार दाहोद के इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव फैक्ट्री है। ये गुजरात के लिए, देश के लिए गर्व की बात है। चुनावों की तैयारियां हो या भविष्य की योजनाओं को आगे बढ़ाने का काम, भारत अपनी गति से चलता रहा, लेकिन पाकिस्तान की हालत देखिए। भारत के हाथों मिली जबरदस्त मार को पाकिस्तान अपने घर में झूठ के आवरण में लपेटकर उन्हें गुमराह कर रहा है दुनिया में, लेकिन भारत का सिखाया सबक सुनाकर सहानुभूति बटोरने की कोशिशें कर रहा है। बता रहा है कि भारत ने कितना मारा और कहां कहां मारा। भारत की तरफ से स्पष्ट किया गया है, ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है, लेकिन पिछले 1 महीने में भारत ने न केवल पाकिस्तान पर प्रहार किया, उसे सबक सिखाया, बल्कि इसके साथ साथ दुनिया के जो अहम देश रहे उन्हें कूटनीतिक तौर पर यह भी बताया कि भारत क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है। और उन 4 दिनों के पश्चात भारत की तरफ से डेलीगेशंस सारी पार्टियों के मिलाकर निकाले गए। पाकिस्तान की तरफ से भी नकल करने की कोशिश हुई, लेकिन अगर आप इसी पैमाने पर दोनों देशों की तुलना कर लेंगे ना, तो 1 महीने के अंदर पाकिस्तान की एक और हास्यास्पद तस्वीर नजर आएगी।
इन 30 दिनों में ऑपरेशन सिंदूर ने दो देशों में दो बड़े फर्क तय कर दिए। दो महत्वपूर्ण पहलुओं में भारत और पाकिस्तान का अंतर खुलकर सामने आ गया, हथियारों में फर्क और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधित्व की असलियत। इन 30 दिनों ने एक कभी न मिटने वाली लंबी लाइन खींच दी। एक देश भारत, जिसके हथियारों की कामयाब टेस्टिंग हो गई, और दूसरा देश पाकिस्तान, जिसके चीनी हथियारों की फजीहत हो गई। एक महीने में पाकिस्तान की खोखली धमकियों की सच्चाई सामने आ गई। दरअसल युद्ध की आशंकाओं को ध्यान में रखते हुए भारत अपने जखीरे में नए और उन्नत हथियार जमा कर रहा था। ये वो हथियार थे जो वो बाहर से खरीद भी रहा था और कुछ स्वदेशी तकनीक से देश में भी विकसित कर रहा था। लेकिन अभी तक भारत के हथियार सिर्फ फायरिंग रेंज या युद्ध अभ्यास में ही इस्तेमाल हो रहे थे। ऑपरेशन सिंदूर ने भारत के हथियारों का डेब्यू करा दिया। भारत और रूस की दोस्ती की गवाह ब्रह्मोस मिसाइल को सिर्फ ट्रायल के दौरान ही फायर किया गया था। ऑपरेशन सिंदूर में ब्रह्मोस के एयर लॉन्च वर्जन का भी टेस्ट हुआ। पाकिस्तानी एयरबेस और रनवे पर बने बड़े बड़े गड्ढों ने इसकी क्षमता की गवाही दे दी। नूर खान की पहाड़ियों पर हुए धमाके ने चीख चीख कर गवाही दे दी कि यह भारत की प्रतिशोध की आग है। उधर चीन की PL-15 मिसाइल, जिसे पाकिस्तान ने JF-17 से लॉन्च किया था, वो मिड फ्लाइट में ही तकनीकी खराबी के चलते गिर गई। इसको दुनिया की सबसे एडवांस हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल बताया जाता था। ऑपरेशन सिंदूर में ये पूरी तरह फेल हो गई। ऑपरेशन सिंदूर में पहली बार S-400 का इस्तेमाल हुआ। रूस से खरीदा गया S-400 एयर डिफेंस सिस्टम भारत का गेम चेंजर साबित हुआ। अभी तक भारत ने इजरायली आयरन डोम के बारे में सुना था, देखा था, लेकिन S-400 की एक्यूरेसी देखकर यह तय हो गया कि भारत के पास अपना सबसे बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम है। उधर पाकिस्तानी एयर डिफेंस सिस्टम को भारत ने पहले दिन ही तबाह कर दिया। चीन से खरीदे गए HQ-9 ने इस बात पर मुहर लगा दी कि चीनी माल की कोई गारंटी नहीं। भारत के आकाश तीर का ऑपरेशन सिंदूर में खूब इस्तेमाल हुआ। इसने जंग की तस्वीर बदल दी। लद्दाख से लेकर राजस्थान तक कुल 6 आकाश तीर कमांड पोस्ट एक्टिव थे। पाकिस्तान की तरफ से दागे गए सैकड़ों ड्रोन्स को हिट करने में आकाश तीर ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पाकिस्तान ने पहली बार चीन से लिए विंग लू-2 ड्रोन का इस्तेमाल किया। भारतीय एयर डिफेंस रडार सिस्टम ने न सिर्फ इसे ट्रैक किया बल्कि इंटरसेप्ट भी कर लिया। इन 30 दिनों में युद्ध नीति में बेइज्जती हो गई तो कूटनीति में भी अपमान का घूंट पीना पड़ा। भारत का प्रतिनिधिमंडल दुनिया के 32 देशों में भारत का डंका बजा कर लौटा। पाकिस्तानी डेलीगेशन ने बिलावल भुट्टो के नेतृत्व में खुद को ही आतंक का पीड़ित बताते हुए कश्मीर मुद्दे को हवा देने की कोशिश की। That they themselves are victims of terrorism. And I'm just saying that from our point of view, it's very difficult to sympathize with the Pakistani authorities who have unfortunately created this phenomenon. It is Pakistan that trains these people, equips them, finances them, deploys them. You remember how in 26/11, the attacks in Mumbai in 2008, we actually had even the voice of the handler in Pakistan recorded, giving minute by minute instructions to the killers in Mumbai to go ahead and kill people. And that was the kind of horror we've been seeing directed from Pakistan. बिलावल भुट्टो ने पहलगाम हमला भारत के मुसलमानों को बदनाम करने की साजिश बताया तो एक विदेशी पत्रकार ने बिलावल को आईना दिखा दिया। भारत ने 32 देशों में 7 प्रतिनिधिमंडल भेजे, जिसमें विपक्ष भी था, सत्ता पक्ष भी था। ये समर्थन बनाने के लिए एक वैश्विक अभियान को दर्शाता है।
वहीं पाकिस्तान के डेलीगेशन में इमरान खान की पीटीआई जैसी प्रमुख विपक्षी दल के सांसद नहीं थे। ये पाकिस्तान के आंतरिक राजनीतिक मतभेदों को दिखाता है। भारत और पाकिस्तान के बीच फर्क पहले भी नजर आते थे, 30 दिनों में ये शीशे की तरह साफ हो गए। पिछले 1 महीने में एक और चीज हुई है, वो है पाकिस्तान को लेकर हमारा रुख और कड़ा हुआ है। भारत ने स्पष्ट कर दिया है, बातचीत अगर पाकिस्तान से होगी तो वो पीओके को लेकर ही होगी, और यही बात पाकिस्तान को बहुत ज्यादा परेशान कर रही है। एक महीना, सिर्फ 1 महीना, और पाकिस्तान को समझ में आ गया है कि अब पुराने ढर्रे पर बात नहीं होगी। पाकिस्तान अब रिश्ते सुधारने के लिए वैसी बातें कर रहा है जैसे परीक्षा में फेल होने के बाद कोई बच्चा करता है। अगली बार पक्का पास हो जाऊंगा, बस एक मौका और दे दो। पाकिस्तान के सामने हिंदुस्तान एक सख्त शिक्षक की तरह है। पाकिस्तान ने सिर्फ अपना आतंक का सिलेबस पढ़ा था, भारत आउट ऑफ सिलेबस सवाल लेकर आ गया पीओके। अगर बात होगी तो सिर्फ पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की, पीओके की। पिछले 30 दिनों में भारत ने पहले सैन्य ताकत से, उसके बाद कूटनीति से पाकिस्तान की कमर तोड़ दी है। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान अब तक यही गिनती करने में लगा है कि उसने भारत के कितने राफेल गिराए, कितने सुखोई गिराए, कितने ड्रोन गिराए। भारत ने जो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया है, उसने पाकिस्तान को बेचैन कर दिया है। पाकिस्तान पिछले 30 दिनों से सिर्फ यही आकलन करने में लगा है कि उसको कहां और कितना नुकसान हुआ है। बीते 1 महीने में भारत की विदेश नीति में पाकिस्तान को लेकर एक नई आक्रामकता देखने को मिली है। चाहे संयुक्त राष्ट्र हो या एससीओ जैसे मंच, भारत ने हर जगह साफ कर दिया कि पाकिस्तान से बातचीत तभी होगी जब एजेंडा सिर्फ और सिर्फ पीओके होगा। और ये बात भारत ने हर उस मेहमान को बताई जो द्विपक्षीय समझौता करने दिल्ली पहुंचे थे। 9 मई को सऊदी अरब के जूनियर विदेश मंत्री आदिल अल जुबैर और ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरकची दिल्ली पहुंचे। 25 मई को मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला खलील आए। 31 मई 2025 को रूसी विदेश मंत्री सरगेई लावरेव पहुंचे और 31 मई को ही न्यूजीलैंड के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री विंस्टन पीटर्स पहुंचे। ये वही पाकिस्तान है जो हर मंच पर कश्मीर कश्मीर चिल्ला रहा था। अब वही पाकिस्तान दिल्ली को चुपचाप संदेश भेज रहा है। पिछले 30 दिनों में 3 बार पाकिस्तान चिट्ठी लिख चुका है सिंधु जल संधि पर बात करने के लिए। दुनिया देख रही है कि भारत का कद कूटनीति में कैसे बढ़ा है और पाकिस्तान सिर्फ चुपचाप इस उम्मीद में है कि भारत से बात कैसे शुरू की जाए। जो भारत अब तक शांति के साथ हालात सुधारने के पक्ष में था, अब वही भारत बातचीत के मुद्दे तय कर रहा है। ये बदलाव सिर्फ शब्दों में नहीं, हर कदम में दिख रहा है। चाहे ऑपरेशन सिंदूर हो, पाकिस्तान से व्यापार बंद करना हो, या सिंधु जल संधि पर ब्रेक लगाना हो, पाकिस्तान चाहता तो है बात करना, लेकिन शर्तों के बिना, जो अब नए भारत में मुमकिन नहीं है। जब से भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में रोजाना प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर करके वो सारी बातें बतानी शुरू की कि पाकिस्तान में कहां कहां प्रहार किया है, पाकिस्तान को क्या क्या नुकसान पहुंचा है, पाकिस्तान ने सीधे तौर पर खंडन किया। बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय मीडिया भी पाकिस्तान के साथ इस झूठ को फैलाने में खड़े रहे, लेकिन सच सच होता है। सैटेलाइट तस्वीरों के जरिए नुकसान का जो पैमाना पाकिस्तान में सामने आ रहा है, वो बताता है कि भारत की तरफ से जितना करने की बात कही गई थी, पाकिस्तान को उससे कहीं अधिक नुकसान हुआ है। न्यूयॉर्क का टाइम्स स्क्वायर सबूत मांग रहा है पाकिस्तान की सच्चाई का। पाकिस्तानी सेना प्रमुख आसिम मुनीर के हर बयान के पॉलीग्राफ टेस्ट की मांग उठ रही है। यह है ऑप सिंदूर के बाद पाकिस्तानी बेइज्जती का इंटरनेशनल सबूत। पाकिस्तान को मिट्टी में मिलाने की बुनियाद रख दी गई थी 7 मई 2025 को। भारतीय वायुसेना, सेना और नौसेना की ज्वाइंट प्लानिंग से लॉन्च हुआ ऑपरेशन सिंदूर। ये कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले का जवाब था, लेकिन ये सिर्फ बदला नहीं था, ये एक संदेश था कि भारत अब सिर्फ सहने वाला नहीं रहा। ठीक 1 महीने पहले 6 मई की वो रात पाकिस्तान के आतंकियों पर कयामत बरसी थी। अब पाकिस्तान कभी भी ऑपरेशन सिंदूर का नाम सुनेगा तो उसे अपनी शर्मनाक शिकस्त याद आएगी।
4 दिनों तक चले इस ऑपरेशन में भारत ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर और पाकिस्तान में चल रहे आतंकी ठिकानों पर हमला किया। भारतीय वायुसेना ने जो बताया उसके मुताबिक हमले में 6 पाकिस्तानी फाइटर जेट्स खाक हो गए, एक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट बर्बाद हो गया, कई मिसाइल सिस्टम और रडार बेस को भी नुकसान हुआ। हमले में 100 से ज्यादा आतंकी ढेर हुए। लेकिन सच्चाई सिर्फ यही नहीं, इससे कहीं आगे है। भारत के स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान लगातार खामोश रहा। कुछ नेताओं और सेना के प्रवक्ता के बयान आए, लेकिन पाकिस्तान ने कभी स्वीकार नहीं किया कि कोई बड़ा हमला हुआ है। सटीक आंकड़े कभी दिए नहीं। फिर आया 28 मई का दिन। पाकिस्तानी वायुसेना और आर्मी ने एक गोपनीय डॉसियर तैयार किया, जो सरकार के पास पहुंचने से पहले ही लीक हो गया, और वहीं से सामने आया पाकिस्तान का कबूलनामा। इस पाकिस्तानी डॉसियर के मुताबिक पाकिस्तान के कुल 13 एयरबेस में से 4 को गंभीर नुकसान पहुंचा। 11 फाइटर जेट पूरी तरह जलकर खाक हो गए, जिनमें JF-17, थंडर, F-16 और मिराज शामिल थे। 180 से ज्यादा आतंकी ढेर हुए, जिनमें लश्कर, जैश और हिजबुल के ट्रेनर और ऑपरेशनल कमांडर थे। 2 राडार स्टेशन और एक सैटेलाइट ट्रैकिंग यूनिट भी पूरी तरह डिसेबल हो गया। यानी हकीकत बेहद गंभीर थी। और सबसे बड़ी बात, पाकिस्तान ने पहली बार आंतरिक रूप से स्वीकारा कि उसे इतनी बड़ी सैनिक क्षति हुई है। The enemy also, your adversary knew. He had also attempted a large number of attacks on 10, starting from 1 o'clock till about 9:30, 10. Huge number of attacks. They continued subsequently also. And he would have assumed that some of them were as successful as Indians have been. Of course, that didn't happen, and he had no way to realize this. They might be hoping that they've also done similar kind of damage. But probably their hopes were belied after 3 or 4 days when they would have searched the satellite images from whichever country they're buying from. भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान में हुई तबाही के सबूत पेश किए। उसके कुछ ही दिन बाद पाकिस्तान ने खुद ही बता दिया कि उसे कितना बड़ा नुकसान हुआ। डॉसियर में यह भी दर्ज है कि भारत ने साइबर वॉरफेयर के जरिए पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को 8 घंटे के लिए ब्लाइंड कर दिया, और इसी बीच वायुसेना के फाइटर जेट्स ने पाकिस्तान के अंदर टारगेट्स को ध्वस्त कर दिया। पाकिस्तान कहता रहा कि कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन डॉसियर में लिखा एक वाक्य सब कुछ कहता है। भारतीय कार्रवाई से राष्ट्रीय सैन्य प्रतिष्ठानों को अपूर्णीय क्षति हुई। पाकिस्तान को समझना चाहिए ये सिर्फ शुरुआत है। अगली बार डॉसियर नहीं, इतिहास खुद गवाही देगा। 1 महीने के घटनाक्रम को देखें तो आपको ये भी समझ में आएगा कि भारत की इस कार्रवाई को इतिहास में क्यों दर्ज किया जाएगा। आखिर इस ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत ने वार तो केवल एक किया, संदेश कई दिए। पहली बार एक न्यूक्लियर देश में घुसकर सैन्य ऑपरेशन हुआ। उस परमाणु देश को सजा मिली जिसकी नो फर्स्ट यूज की कोई नीति नहीं। ये तय हुआ कि आतंक के स्पॉन्सरों और आतंकवादियों के बीच कोई फर्क नहीं किया जाएगा। भारत वायुसेना के जरिए परमाणु देश पर हमला करने वाला पहला परमाणु देश बन गया है। एक परमाणु देश ने पहली बार दूसरे परमाणु देश पर बैलिस्टिक मिसाइल दागी थी। आसान भाषा में कहा जाए तो ऑपरेशन सिंदूर इतिहास में दर्ज हो गया। ऑपरेशन सिंदूर जैसा ऑपरेशन भारत के सैन्य इतिहास में पहली बार हुआ जब एक देश की परमाणु धमकियों का भारत पर कोई असर नहीं पड़ा, बल्कि हमला उसके परमाणु जखीरे के एकदम नजदीक कर दिया गया। भारत के पास सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल यानी साउंड के 3 टाइम्स स्पीड से ज्यादा उड़ने वाली ब्रह्मोस मिसाइलें हैं, जिसको हमने बहुत बड़े पैमाने पे पाकिस्तान के टेररिस्ट ट्रेनिंग कैंप्स और उनके एयर बेसिस को अटैक करने में हम कामयाब हुए, और ये बहुत ज़्यादा डैमेज किया गया पाकिस्तान के टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पे और उनके एयरफोर्स के इंफ्रास्ट्रक्चर पे। ये दुनिया में पहली बार ऐसे हो रहा है कि इतने बड़े पैमाने पे किसी एक देश ने सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल यूज किए। ऑपरेशन सिंदूर भारत का पहला क्रॉस बॉर्डर आतंकवाद विरोधी मिशन है, जिसमें तीनों सेनाओं ने हिस्सा लिया। थल सेना ने LOC पर हमला किया, वायुसेना ने पाकिस्तान के अंदर टारगेट्स पर हमला किया और भारतीय नौसेना के एक कैरियर बैटल ग्रुप को कराची के दक्षिण से हमला करने के लिए तैनात किया गया। इससे पहले भारत पाकिस्तान संघर्षों और युद्धों को भी देखें
तो भारत ने कभी LOC पार नहीं की। न करगिल युद्ध में, न 26/11 हमले के बाद पाकिस्तान को कोई सजा दी गई, न संसद हमले के बाद। लेकिन उन सभी दुस्साहसों की कीमत 2025 में वसूल ली गई। उनके पहले टेररिस्ट लॉन्च पैड्स को ध्वस्त किया गया, उसके बाद पाकिस्तान के एयरबेसेस को अटैक किया गया। और ये इतिहास में पहली बार है कि एक न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्री यानी भारत ने दूसरे न्यूक्लियर आर्म्ड देश पे यानी पाकिस्तान पे हवाई हमले इतने बड़े पैमाने पे किया हो। भारतीय वायुसेना के विमान गोला बारूद लेकर रात के समय ही पाकिस्तान के अंदर घुसे। एक तरफ जहां भारत की ब्रह्मोस मिसाइलें आतंकी मुख्यालयों को टारगेट कर रही थी, वहीं जमीन पर भारत और पाकिस्तान की सेनाएं लड़ रही थी। भारत ने सैकड़ों मिसाइलों से पाकिस्तान के अंदर हमला किया। 48 घंटे बाद पाकिस्तान ने भारतीय हवाई ठिकानों पर ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइलों की बौछार के साथ जवाब दिया। पाकिस्तान ने राजधानी दिल्ली से 258 किलोमीटर दूर हरियाणा के सिरसा एयरबेस पर कम से कम एक फतेह-2 बैलिस्टिक मिसाइल दागी। सीमाएं पार हो गई थी, क्योंकि इससे पहले एक परमाणु हथियार संपन्न देश ने कभी किसी दूसरे परमाणु हथियार संपन्न देश पर बैलिस्टिक मिसाइल नहीं दागी थी। युद्ध में भारत ने पाकिस्तान को चारों खाने चित किया, तो दूसरे तरीकों से भी पाकिस्तान पर प्रेशर बनाया गया। व्यापार बंद किया गया, सिंधु जल संधि पर रोक लगाई गई, राजनयिक और नागरिक वापस भेजे गए। यानी हर वो काम भारत ने किया जो आने वाले वक्त में शायद स्कूलों के सिलेबस का हिस्सा बन जाएगा।